नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की यह 34वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी आप लोग को वीडियो मिल रहे हैं वह सभी इंपॉर्टेंट हैं ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए, तो इसे परीक्षा होने तो फॉलो करते रहिएगा। एक बात और बता दूं, यह सभी घटना चक्र की बुक से ही है, तो इसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। और एक बात और बता दूं आप लोग को कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है जो ज्योग्राफी के लिए है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, टीजीटी पीजीटी नेट किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बात और बता दूं, मैसेज मैं बोल रहा हूं तो मैसेज ही समझिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में कुछ, दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। आदमी मैसेज करने के लिए बोल रहा है तो कॉल करने लगते हैं। ऐसे भी लोग हैं, क्या कहा जाए। तो जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह 34वीं सीरीज है। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो टालमी फिलाडेल्फस का जो दूत था वह कौन था? तो वह था डायनोसियस। मतलब विकल्प ए जो है वह आपस सही है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। डायनोसियस नामक राजदूत को मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में ही सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस दूत को भेजा था। प्रश्न 32 देखिएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, विकल्प सी। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसकी ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। अजातशत्रु का नाम था कुड़िक। कुड़िक उसका उपनाम था। 492 से 460 ईस्वी तक शासन करता है। उसके पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बनता है। देखिए, एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है। तो बिंबिसार जो था वह अजातशत्रु का पिता था और बिंदुसार जो था वह सम्राट अशोक का पिता था। देखिए, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख माशकी, गुर्जरा, नेट्टूर और इदगोलन अभिलेख में मिलता है। कनकहल्ली लेख में राज्यों कनकनहल्ली लेख में भी राज्यों अशोक नाम मिलता है। प्रश्न 33 देखिएगा। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो मौर्य काल का जानकारी कौन देता है? मेगास्थनीज की जो इंडिका है वह मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। प्रश्न 34 देखिएगा। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह कौन था? मतलब कहाँ का शासनभार दिया गया था बिंदुसार के समय में? तो सबसे पहले तो उज्जैन का राज्यपाल था। उसके बाद तक्षशिला का भी राज्यपाल बना। तो उज्जैन और तक्षशिला दोनों का राज्यपाल बना था अशोक। दिव्यावतान से पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का राज्यपाल था। पहला विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुआ था, जहां उसने अशोक को कुमारामात बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। तक्षशिला वासियों ने कहा कि न तो हम राजकुमार के विरोधी हैं और न ही राजा बिंदुसार के, किंतु दुष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत कर दिया बल्कि तक्षशिला की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। इसने अशोक को दूसरी बार तक्षशिला और फिर उज्जैन भेजा। वह बहुत ही अच्छा प्रशासक सिद्ध हुआ। अशोक के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने पुत्र कुणाल को भेजा। जब अशोक शासक बना तो उसने तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ दूसरी बार उसके शासन में, तो उसने अपने पुत्र कुणाल को भेजा था। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती का उल्लेख है। 2 पुत्रियां थीं, संघमित्रा और चारुमती। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के 2 पुत्रों कुणाल और महेंद्र का भी उल्लेख है। प्रश्न 35 देखिएगा। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवनाम पीय की उपाधि धारण की थी? तो अशोक का ही उपनाम था देवनाम पीय, मतलब देवताओं का प्रिय। लेकिन यह उपाधि अशोक के किस उत्तराधिकारी ने धारण किया था? तो दशरथ ने भी धारण किया था। प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अशोक उत्तराधिकारियों में दशरथ के विषय में पुरातात्विक प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित की थी। उसने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुफाएं दिया था आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। इन गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए लेखों से ज्ञात होता है कि अशोक की तरह देवनाम्पी की उपाधि धारण करता था दशरथ। प्रश्न 36 देखिएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था 1837 में।
किंतु उसने लेखों के देवनाम प्रिय, मतलब लेखों में जो देवनाम प्रिय जो शब्द था, इसकी पहचान उसने सिंहल के राजा तिस से कर डाली थी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुसूचियों में दीपवंश और महावंश में भी यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है। बाद में क्लियर हो गया, यह उपाधि जो है अशोक के लिए ही है। 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी मिलता है, यह कर्नाटक में है। प्रश्न 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? 1837 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछता है, केबीएस पीजीटी में पूछा है प्रश्न ये। प्रश्न 38 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम सफलतापूर्वक किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। प्रश्न 39 देखिएगा, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए था? नहीं, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए? किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए? अकेला पहिया नहीं चल सकता, यहाँ पर अकेला शब्द है, अकेला पहिया नहीं चल सकता है। तो कौटिल्य ने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, एक अकेला पहिया नहीं चल सकता है, इसीलिए मतलब कि एक अकेला पहिया नहीं चल सकता, उसे ही राजा सिर्फ अकेले शासन नहीं कर सकता, उसे मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। कौटिल्य ने राजा को 7 तत्वों से निर्मित माना है, उन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये तत्व है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। सेना को कई जगह बल शब्द से भी संबोधित किया गया है। तो राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल, मित्र, यह आपके 7 सिद्धांत हैं, राज्य के 7 अंग हैं। अमात्य योग्य उत्तराधिकारियों का समूह है, जिसमें राज्य में विभिन्न मंत्रियों, विभागों के अध्यक्षों की नियुक्तियां की जाती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने नीतिसार में भी संकलित किया है। जो सप्तांग सिद्धांत है वह कामंदक के नीतिसार में भी है। नारद स्मृति में नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति भी दी गई है। प्रश्न 40 देखिएगा, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? यह जो एग्रोनोमोई थे यह सड़क निर्माण अधिकारी थे, एक प्रकार के नगर के अधिकारी थे जो एग्रोनोमोई कहलाते थे। यूनानी लोग इसका जिक्र करते हैं, एग्रोनोमोई शब्द दिए हैं यूनान के जो लेखक हैं। तो इसे देख लेते हैं। तो ग्रामीण अधिकारी मतलब सड़क अधिकारी, ग्रामीण अधिकारी बहुत सारे काम करते थे। तो टीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो देख लीजिए। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमोई ग्रामीण अधिकारी थे। यह अधिकारी नदियों की देखभाल, भूमि की नाप जोख, जलाशयों का निरीक्षण और नहरों की देखभाल करते थे ताकि सभी लोगों को पानी ठीक से मिल सके। यह अधिकारी शिकारियों पर भी नियंत्रण रखता था और उसको लोगों को पुरस्कृत एवं दंड देने का अधिकार भी था। वह कर भी वसूलता था और भूमि के स्वामित्व संबंधी मामलों को निरीक्षण भी करता था। सार्वजनिक सड़कों की देख निर्माण, 10-10 स्टेडियों को दूरी पर स्तंभ लगाने के लिए काम का निरीक्षण भी यही अधिकारी करता था। इसकी पहचान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष या अशोक के शिलालेखों में वर्णित रज्जुक से भी की जाती है। मेगास्थनीज ने नगर प्रमुख अधिकारी के रूप में एक एस्ट्रोनोमोई का उल्लेख किया है। मौर्य प्रशासन में गोप जिला और गांव के बीच का अधिकारी था। जिला और गांव के बीच का जो अधिकारी था वह गोप कहलाता था। यह भू राजस्व संबंधी तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। स्थानीय जिले एवं गांव के बीच के प्रमुख अधिकारी थे। गांव से भू राजस्व वसूलने का काम करते थे। वसूलने का काम स्थानीय करता था, जबकि रिकॉर्ड रखने का काम गोप करता था। प्रश्न 41 देखिएगा, मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो यह एक प्रकार के नगर अधिकारी या ग्रामीण अधिकारी मान सकते हैं। विकल्प सी जो है वापस सही है, जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 42 देखिएगा, अशोक के कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था? तो निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था? देखिए, अशोक तो जो था मौर्य वंश का शासक था। और यह सबसे पहले आएगा अशोक, नहीं सबसे पहले आएगा तो चाणक्य, सबसे पहले आएगा चाणक्य, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार का लड़का था अशोक। तो उस पर चाणक्य पहले आएगा, फिर अशोक आएगा, फिर अशोक के बाद कनिष्क आएगा, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएगा। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 का पुरोहित प्रधानमंत्री, अशोक का शासनकाल फिर यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इसी तरह से है। प्रश्न 43 देखिएगा, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहते थे? खान मतलब जो वहाँ से खनिज धातुएं निकाली जाती थी, तो खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहा जाता था। अकाराध्यक्ष, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। देख लीजिएगा, मौर्य काल में खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहा जाता था। संभवतः इन अध्यक्षों को मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट भी कहा है। मेगास्थनीज ने इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा है। लछड़ा अध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष होता था। जो टकसाल होते थे उसका अध्यक्ष कौन होता था? लछड़ा अध्यक्ष। यह राज्य में
मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था लक्षणाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष जो होता था धातु विभाग का अध्यक्ष होता था, और सूनाध्यक्ष जो होता था बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष होता था सूनाध्यक्ष। प्रश्न 44 देखिएगा, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था? तो अशोक अपने शासनकाल में 10वें वर्ष बोध गया गया, और 14वें वर्ष निगलीवा गया, और 20वें वर्ष जो गया था लुम्बिनी गया था। तो विकल्प सी जो है सही है आपका। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में मौर्य सम्राट अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था। यहाँ शिला स्तंभ स्थापित करवाया था। चूंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः यहाँ का कर 1/8 कर दिया। और यहाँ पर जो कर था, यहाँ पर जो भूमि कर था पहले 1/6 था, उसको घटाकर 1/8 कर दिया था, मतलब घटा दिया था। प्रश्न 45 देखिएगा, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा शिलालेख है? तो देखिए रुमिनदेही जो शिलालेख है, इसमें अशोक ने करारोपण सिद्धांत के बारे में बात की है, कितना कर लेना चाहिए। तो रुमिनदेही स्तंभ शिलालेख में बात किया है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अशोक के अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और यहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित करवाया था। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी बुद्ध की जन्मभूमि थी, इसलिए अशोक को थोड़ा सा अच्छा लगा, और उसने धार्मिक कर माफ़ कर दिया था। जो धार्मिक कर थे पूरी तरह से माफ़ कर दिया था, और भू राजस्व जो था 1/6 से 1/8 कर दिया था और घटा दिया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 5500 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको 100 नोट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग मैसेज करेंगे, और मैसेज ही करना, कॉल बिल्कुल नहीं करिएगा। और इस वीडियो को लाइक, इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।